सुमित जो कि सरकारी नौकरी किया करता है, वह ट्रेन से कहीं से आया है और आने के बाद रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है। वह एक रिक्शे की बाट देख रहा है, जो रिक्शा उसको रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक पहुंचा दे और उसके बाद उसे आगे कहीं जाना था। इसके बाद वह वेट ही कर रहा था, लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि साहब आपको कहाँ जाना है, आप कहो तो मैं आपको पहुँचा सकता हूँ। अब जैसे सुमित उस बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा देखता है तो एकदम से उसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन फिर भी उसको जल्दी थी तो वह उस रिक्शे में बैठ जाता है और उसके बाद वह रिक्शा वाला रिक्शे को लेकर बस स्टैंड की तरफ चलने लगता है। लेकिन तभी जो सुमित होता है, उसके दिमाग में उस बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा बार बार घूम रहा था, तो उससे नहीं रहा जाता है, वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से उसका नाम पूछने लगता है। उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति सुमित को अपना नाम बता देता है। अब जैसे सुमित उस रिक्शा वाले का नाम सुनता है तो एकदम से उस रिक्शा को रुकवाता है और रुकवाने के बाद उससे पूछने लगता है रिक्शा वाले से कि आपकी ये हालत कैसे हुई और आप इस तरह से यहाँ पर रिक्शा क्यों चला रहे हो। कौन था वह व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा था और सुमित का उससे क्या कनेक्शन था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर के अंदर एक विक्रम नाम का प्रॉपर्टी डीलर रहा करता है। विक्रम के पास बहुत सारा रुपया पैसा है, अच्छा खासा वो पैसा कमाया करता है। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और एक बड़े से बंगले में वो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहा करता है। जो उसका लड़का है वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। विक्रम अपने घर का सामान लेने के लिए खुद ही मार्केट जाकर सामान लाया करता था। रोज शाम को वो अपनी बाइक लेता है और बाइक लेने के बाद बाजार में से खरीदारी करके अपने घर सामान लाया करता है। अक्सर वो एक सब्जी वाले से सब्जी लिया करता था और उसके साथ थोड़ी देर तक बातें भी किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसका बेटा जो 10वीं क्लास में पढ़ा करता था, उसकी परीक्षा के परिणाम आने वाले थे। अब जैसे उसकी परीक्षा के परिणाम आते हैं तो वह अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तुम्हारे कितने नंबर आए। उसके बाद उसका बेटा उसे बताता है कि पिताजी मेरे 40% नंबर आए हैं और मैं अच्छी तरह से पास हो गया हूं। अब इस बात को सुनने के बाद विक्रम चुपचाप वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसको ना तो इस बात का ज्यादा गम था कि उसके बेटे के नंबर कम आए हैं और ना ही इस बात की खुशी थी कि उसका बेटा पास हो गया है, क्योंकि उसका बेटा एवरेज नंबर से पास हुआ था और ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आज शाम को भी वह अपने घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाता है और जैसे ही वो सब्जी खरीदने के लिए उस सब्जी वाले के पास जाता है, जहां पर वो काफी देर तक उससे बातें किया करता था, तो उस सब्जी वाले के पास एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। उसके बाद जैसे ही विक्रम वहां पर पहुंचता है तो वह सब्जी वाला उस मिठाई के डिब्बे को उसके सामने कर देता है। अब इसके बाद विक्रम उसे हंसते हुए पूछता है कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया जो तुम हमें मिठाई खिला रहे हो। तो उसके बाद वह बताता है कि मेरा बेटा 10वीं क्लास में 85% नंबर लेकर आया है, तो इसी खुशी में मैं सभी को मिठाई खिला रहा हूं। अब विक्रम जैसे इस बात को सुनता है तो उसे अपने बेटे की याद आती है और वह सोचने लगता है कि सब्जी वाले के पास ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका बेटा इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ है और एक मेरा बेटा है नालायक, जो इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसके केवल 40% नंबर ही आए हैं। इस बात को सोचकर वो गहरी सोच विचार में डूब जाता है। लेकिन तभी सब्जी वाला उससे कहता है कि क्या हुआ साहब, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन विक्रम उससे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है तुम्हारे बेटे ने जो अच्छे से नंबर प्राप्त किए हैं और अच्छे से अपनी परीक्षा को पास किया है। उसके बाद विक्रम वहां से चला जाता है और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब तभी एक दिन विक्रम उस सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन आज उस सब्जी वाले ने अपना ठेला वहां पर नहीं लगाया था। अब इसके बाद विक्रम इस बात को देखकर बड़ा ही परेशान होता है, क्योंकि वो अक्सर उससे काफी देर तक बातें किया करता था और बातों के जरिए उन दोनों में एक अटैचमेंट सा हो गया था। उसके बाद वह अड़ोस पड़ोस के सब्जी वालों से उसके बारे में पूछता है और पूछता है कि वो सब्जी बेचने के लिए क्यों नहीं आ रहा। तो वे लोग उसको बताते हैं कि उसका एक ही बेटा था और उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो लोग उसे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं और वहां पर डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो वो अपने बेटे के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए इधर उधर घूम रहा है। अब इस बात को जैसे विक्रम सुनता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसका बेटा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था और इसके बाद वह उसकी मदद करने की ठान लेता है। इसके बाद जो विक्रम होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर जाकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है जो वहां पर सब्जी का ठेला लगाया करता था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वह व्यक्ति मिल जाता है और वहां पर जाकर उसके बेटे के हालचाल के बारे में जानने लगता है। वह बताता है कि साहब मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे के लिए कुछ टेस्ट बताए हैं जिनको बाहर से ही कराना होगा, और उसके बावजूद भी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हॉस्पिटल के अंदर हमें नहीं मिल सकती, तो उनके लिए मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना है। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे आकर मिलता हूं। लेकिन विक्रम उस सब्जी वाले को रोक
लेता है, कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज अच्छी तरह से करवाओ। उसके बाद विक्रम उन्हें कुछ पैसे देता है और जाकर डॉक्टर साहब से बात करने लगता है उस लड़के की हालत के बारे में। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे बताता है कि बिना टेस्ट के हम कुछ भी नहीं बता सकते कि इस बच्चे को क्या हुआ है। देखने से इसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर लग रही है और जिस बात का मुझे खतरा है, भगवान करे कि वो चीज इसको ना हो। इसके बाद जो विक्रम होता है वो डॉक्टर साहब का नंबर लेता है और उनको अपना नंबर देता है और कहता है कि बच्चे का अच्छे से इलाज कर देना, अगर कोई भी परेशानी आए तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हो। ऐसा कहकर विक्रम उस सब्जी वाले को हौसला देकर वहां से वापस अपने घर आ जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। तकरीबन 4 से 5 दिन बीते थे और 4-5 दिन बाद उस डॉक्टर साहब का उसके पास फोन आता है। वो कहता है कि आप जिस पेशेंट के बारे में बता रहे थे उसको एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का अगर इलाज करवाना है तो उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, अन्यथा इस लड़के की जान बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात को जैसे विक्रम सुनता है तो वो मामले की गंभीरता को समझता है और अपने घर से कुछ पैसे लेता है और सीधा सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो वह सब्जी वाला फूट फूट कर रोता हुआ उसे मिलता है। विक्रम उसके पास जाता है, उसको सहारा देता है और कहता है कि हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सब्जी वाला कहता है कि साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बेटे का किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सके, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि इसको मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई में बड़े हॉस्पिटल के अंदर अगर इसका इलाज होगा तो उसके बाद ही ये ठीक हो पाएगा। उसके बाद जो विक्रम होता है उसके कुछ कॉन्टैक्ट मुंबई में थे, तो वह मुंबई वाले दोस्तों के पास फोन करता है और उसे उस सब्जी वाले के बेटे के बारे में पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है इसका मुंबई इलाज होना चाहिए, उसके बाद इसकी जान बच पाएगी। अब तुम लोग वहां से इसकी केयर कर लो, तो मैं इन लोगों को यहां से भेज देता हूं और जितने भी पैसे इलाज में खर्च होंगे वो सारे पैसे मैं खर्च कर दूंगा। अब जब विक्रम अपनी तरफ से इतना करने के लिए तैयार होता है तो उसके मुंबई वाले दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम इन लोगों को यहाँ पर भेज दो और हम यहाँ पर इसका अच्छी तरह से इलाज करवा देंगे। उसके बाद विक्रम अपने पास से 2.5-3 लाख रुपए उन लोगों को देता है और कहता है कि बच्चे का अच्छे से इलाज करवाओ और कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। ऐसा कहकर वह अपना नंबर एक पर्ची पर लिखकर उस सब्जी वाले को दे देता है और उन लोगों को मुंबई जाने के लिए कह देता है और उन्हें बता देता है कि वहां पर मेरे कुछ साथी हैं, वो आपकी मदद करेंगे और आपका बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने उस सब्जी वाले को और उसके बेटे को मुंबई भेज दिया था और उसके बाद विक्रम अपने काम धंधे में लग जाता है। इधर उस लड़के का वहां पर इलाज हो रहा था और लगभग 1 हफ्ते बाद विक्रम के पास उस सब्जी वाले का फोन आता है। अब जैसे विक्रम फोन उठाता है तो फोन पर वह सब्जी वाला फूट फूट कर रोए जा रहा था। अब जैसे उस सब्जी वाले को रोता हुआ विक्रम सुनता है तो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके बेटे की जान नहीं बच पाई हो। उसके बाद वह उसको चुप कराता और पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो वह विक्रम से कहता है कि आपकी कृपा से मेरे बेटे की जान बच गई है और इसी वजह से मुझे बहुत जोर से रोना आ रहा है। तो उसके बाद विक्रम सब्जी वाले से कहता है कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मैंने तो तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी और उसके बाद तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, तो तुम लोगों को खुश होना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर तक और उन दोनों में बातें होती और बातें होने के बाद फोन कट जाते हैं। अब इसके बाद 1.5 महीना ऐसे बीत गया था। अब 1.5 महीने बाद उस सब्जी वाले का बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था और उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। उसके बाद वह सब्जी वाला अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी के साथ सीधा विक्रम के यहाँ पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जो सब्जी वाले का बेटा था जिसका नाम था अमित, वह एकदम से विक्रम के पैरों में गिर जाता है। वह रो रो कर उनसे कहने लगता है कि साहब आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच पाई है और मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूँ। आपका ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता देना, आपके लिए मैं जान तक भी न्यौछावर कर दूंगा। इसके बाद विक्रम उस लड़के को उठाता और कहता है कि बेटा जिंदगी में आगे बढ़ो और कामयाब हो। अगर जिंदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। अगर मैं उस मदद को करने लायक हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर से करूंगा। ऐसा कहकर विक्रम उस लड़के को हौसला बनाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे जो सब्जी वाले का लड़का था सुमित, वह अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत जोर शोर से मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे सुमित की सरकारी नौकरी लगी थी तो उसके बाद वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और अब हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद सुमित अपने पिता से कहता है कि मुझे विक्रम अंकल के पास जाना है और उनको भी अपनी इस खुशी में शामिल करना है। लेकिन उसका पिता उसे बताता है कि बेटा वो लोग तो यहां से छोड़कर कब का जा चुके हैं और उनका नंबर भी नहीं मिलता है जो नंबर उन्होंने हमें दिया था। अब उसके बाद सुमित विक्रम से मिलने के लिए बेकरार है क्योंकि वह उनको अपनी खुशी में शामिल करना चाहता था कि आज उसने एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे अगर विक्रम उनका साथ नहीं देता। वह उसे जगह जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता है। इसके बाद सुमित अपनी सरकारी नौकरी को करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनके दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे हैं।
अब जब से वह सरकारी नौकरी लगा है उसके बाद उसके पिता को सब्जियों का ठेला भी नहीं लगाना पड़ता और सुमित ने अपने घर के अंदर सभी सुख सुविधाओं के सामान ला रखे हैं जिनका वो लुत्फ उठाया करते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे 3 साल और बीत जाते हैं। अब 3 साल बाद एक दिन अचानक से उसे अपनी नौकरी के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है। वहां पर वो ट्रेन से गया था। ट्रेन से जाने के बाद वह रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उतरने के बाद अब उसे बस स्टैंड तक रिक्शा करके जाना था। वह रिक्शे की बार में खड़ा ही हुआ था, लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर रिक्शा लेकर आता है और उससे कहने लगता है कि साहब आपको कहां जाना है, आपको जहां भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अब इसके बाद जैसे सुमित उस रिक्शा वाले का चेहरा देखता है तो उसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन फिर भी उसको जल्दी थी तो वह उस रिक्शे में बैठ जाता है। वह उस रिक्शा वाले के बारे में सोचता है क्योंकि दोस्तों उस रिक्शा वाले का चेहरा उसे विक्रम की तरह का दिखाई दे रहा था, जिस विक्रम ने उसकी मदद की थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसकी जान बचाई थी। उसके बाद उससे नहीं रहा जाता है और वह उस रिक्शा वाले अंकल से पूछने लगता है कि अंकल जी आपका नाम क्या है। तो उसके बाद जो रिक्शा वाला अंकल होता है वह बता देता है कि बेटा मेरा नाम विक्रम है और मैं यहाँ पर काफी दिनों से रिक्शा चला रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर जो सुमित होता है वो एकदम से उस अंकल जी से रिक्शा रोकने के लिए कहता है और उतरने के बाद कहने लगता है कि अंकल आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही सुमित हूँ जिसके इलाज के लिए आपने पैसों का इंतजाम किया था और हम लोगों को मुंबई इलाज करने के लिए भेजा था। अब जैसे विक्रम सुमित की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर जो सुमित था उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और एकदम से जो विक्रम होता है वह सुमित के गले से लग जाता है। सुमित होता है वह विक्रम से पूछने लगता है कि अंकल जी आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपको इस तरह से रिक्शा चलाना पड़ता है। उसके बाद विक्रम सुमित से कहता है कि बेटा मेरी छोड़ो, मेरी जिंदगी की कहानी तो बहुत लंबी है और बहुत ज्यादा दुख भरी है। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो, कहां पर जा रहे हो और अब क्या किया करते हो। उसके बाद सुमित उन्हें अपने बारे में बताता है, कहता है कि मैंने पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लिया है और ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वो सब कुछ आपकी ही देन है और मैंने काफी बार आपको ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन आप मुझे कहीं पर मिले ही नहीं। उसके बाद जो विक्रम होता है उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगता है कि बेटा मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। मेरा जो बेटा था वो शराब पीने लगा और शराब के कारण उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। जो कुछ रुपया पैसा मेरे पास था वो सारा रुपया पैसा खत्म हो गया और वह हमारी बात भी नहीं माना करता है और अंत के दर्जे उसने हमें घर से निकाल दिया है और घर से निकालने के बाद मैं और तुम्हारी आंटी एक किराए के मकान में रहा करते हैं और मैं रिक्शा चलाया करता हूं। रिक्शा चलाने के बाद अपने घर का भरण पोषण किया करता हूं। अब सुमित जैसे इस बात को सुनता है तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। वह विक्रम से कहता है कि अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आपका ये दूसरा बेटा है और आपको आज से रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सुमित अपना फोन निकालता और फोन निकालने के बाद अपने डिपार्टमेंट में उस काम के लिए बता देता है कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद जो सुमित होता है वह विक्रम के साथ उस किराए के मकान में जाता है जहां पर विक्रम अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। वहां जाकर देखता है कि एक छोटा सा किराए का कमरा है जिसकी दीवारों का पेंट काफी ज्यादा पुराना है और उस कमरे के अंदर टूटे फूटे से 2 बिस्तर लगे हुए हैं। ज्यादा कुछ सामान उस कमरे के अंदर नहीं है, केवल मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके जरिए वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। इन सभी चीजों को देखकर जो सुमित होता है वह विक्रम से कहने लगता है कि आप और आंटी अभी कभी मेरे साथ चलोगे और मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाकर ही मानूंगा। उसके बाद विक्रम उससे मना करता है कि बेटा हम यहीं पे ठीक है, अपने हाथ से कमाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है। लेकिन सुमित नहीं मानता है और उन लोगों को जबरदस्ती अपने साथ वहां से लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह अपने माता पिता को विक्रम की पूरी कहानी बताता है कि उनका बेटा शराब पीने लगा और शराब पीने के कारण उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इसके बाद जो सब्जी वाला होता है वह विक्रम के गले लगता है और कहता है कि भाई तुमने तो हमें एकदम से पराया ही कर दिया, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम हमसे भी कांटेक्ट कर सकते थे, हमसे मिलने आ सकते थे, हम लोग इतने बुरे नहीं हैं, हम लोग तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर लेते और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद विक्रम सब्जी वाले को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है तो सब्जी वाला उसको सहारा देता है और कहता है कि भाई तुम्हें कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आज से तुम हमारे घर में हमारे साथ रहोगे और किसी भी चीज की तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब सुमित का घर ठीक ठाक बना हुआ था तो उस घर के अंदर वह विक्रम और विक्रम की पत्नी को वहीं पर रखने लगता है और उनकी अच्छी तरह से सेवा किया करता है। कुछ दिनों बाद सुमित की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो उसकी पत्नी आती है वह उससे भी कह देता है कि मेरे 2 पिता हैं और 2 माँ हैं और चारों की तुम्हें अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। उसकी पत्नी भी भले घर की थी, वह भी अच्छी तरह से सभी की सेवा करती है और सभी को घर में खुश रखा करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक सब्जी वाले के लड़के की जिसकी जिंदगी एक बार तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक व्यक्ति के परोपकार की वजह से उसकी जिंदगी दोबारा से पटरी पर आई और बाद में वही व्यक्ति उसे रिक्शा चलाता हुआ मिला। आप क्या कहना चाहते हो विक्रम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सुमित के बारे में? आपकी
अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।